नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान, पाकिस्तानी सेना के लिए ये दोनों जगह कब्रिस्तान से कम नहीं है। लगातार दूसरे दिन पाक सेना पर हमला हुआ है और दो दिनों में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। मंगलवार को बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाक सेना को निशाना बनाया। इस हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई, तो वहीं 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इससे पहले सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा इलाके में टीटीपी ने पाक सेना को निशाना बनाया था। इस हमले में भी 5 सैनिक मारे गए थे। पाक सेना पर 2 दिनों के अलावा भी कई बार हमले हो चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA भी कहा जाता है, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे अलगाववादी संगठन आए दिन पाक सेना को निशाना बना रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब पाकिस्तानी सेना का कोई जवान ना मारा जाए। सवाल ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुनीर के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं? क्या मुनीर पाक सेना को मरने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में छोड़ गए हैं? तो यही हम चर्चा भी करने वाले हैं कि बलूचिस्तान जो है वो लगातार एक विद्रोहियों के तौर पर तो बलूचिस्तान के लोग सामने आए थे, लेकिन अब ये पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा आतंक या फिर एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ चर्चा के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ जी, मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। शुरुआत भी आप ही के साथ कर लेती हूँ। ये बलूचिस्तान आर्मी जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि किस मोड़ पर है। मतलब पाकिस्तान को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, टीटीपी से भी नहीं बच पा रहा पाकिस्तान, लद्दाख से भी नहीं बच पा रहा पाकिस्तान, और यहाँ पर BLA और BLF से भी नहीं बच पा रहा है। मतलब चारों तरफ से चारों खाने चित्त हो गया है पाकिस्तान। अब अल्टीमेटम है कि या तो बलूचिस्तान छोड़ दो, नहीं तो इसी तरीके से रोज मरो। जी हाँ, पाकिस्तान की जो सेना है वो लगता है कि अपना जो उनका बलूचिस्तान का एरिया है, खास तौर से पाकिस्तान बलूचिस्तान का वह एरिया जो कि ईरान के सिस्तान इनसे लगता है, उस पर जा नहीं पा रही है। वहाँ वो लोग डोमिनेंस नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वहाँ वो गश्त के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। जब भी पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स या इनकी जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के कॉन्वॉय चलते हैं, तो बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं BLF के या BLA के, ये सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उनके कॉन्वॉयज पे हमले कर रहे हैं। अब जाहिर बात है किसी भी पहाड़ी एरिया में मनीषा जी, जो कॉन्वॉय होते हैं वो नीचे घाटियों की सड़कों पे चलते हैं। तो बलूच लड़ाकों को फायदा ये है कि वो पहाड़ों के ऊपर उन्होंने डोमिनेंस किया हुआ है, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पकड़ा हुआ है। तो वहां से उनको दूर से ही पाकिस्तान की फौज की कॉन्वॉय गाड़ियां दिख जाती हैं, और फिर वह ऊपर से लेके नीचे तक फायर भी आसानी से कर पा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की फौज थोड़ा घबराई हुई है। जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर ट्रेन को या तो रोक दिया जाता है या ट्रेन को अगवा कर लिया जाता है, ये दिखाई देता है कि अब ट्रेन लाइन जैसे स्ट्रेटेजिक लिंक्स पर भी पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की जो रेलवे पुलिस है वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। जी। और बिल्कुल ये निश्चित तौर पर एक बड़ा लूपहोल भी है क्या? लेकिन ये समझ लिया जाए कि इन तीनों चारों तरफ से ही जो मुनीर की सेना है वो खुद ही सरेंडर कर चुकी है, और मुनीर तो खुद भी इस पर कोई कंट्रोल नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सेना को छोड़ दिया है कि आपसे जो बन पा रहा है आप करिए, अगर आप मर रहे हैं तो मरिए, आप मार रहे हैं तो मारिए, और ऐसा कोई दिन नहीं है जब पाकिस्तान के सैनिक मर ना रहे हो। तो इसमें कंट्रोल कहाँ गया मुल्ला मुनीर का? हाँ मनीषा जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आ, आधा ध्यान तो हिंदुस्तान की तरफ रखती है। हाँ। 1/4 ध्यान उनका रहता है खैबर पख्तूनख्वा पर कंट्रोल रखने के लिए, और 1/4 ध्यान उनका रहता है बलूचिस्तान में। और और थोड़ा सा ध्यान उनका चापलूसी में भी रहता है, ट्रंप के चापलूसी में भी थोड़ा सा ध्यान रहता है उनका। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी को मालूम है कि बहुत जल्दी ही अमेरिका से या अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड जो एजेंसीज हैं जो बड़े बड़े $1 बिलियन का लोन देती हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो अमेरिका के साथ उनको चापलूसी करनी पड़ती है। हो ये रहा है कि जब पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर होती है, हमें कैसे पता लग जाता है
कि वह तुरंत अपनी एयरफोर्स को आगे भेज देते हैं। तो पिछले 1 साल में, खासतौर से पिछले 6 महीने में हमने ट्रेंड देखा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कम से कम 4 या 5 बार समझिए डूरन लाइन के उस तरफ जाकर टीटीपी के पोज़ीशंस पर हमले किए हैं। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ही किस तरह से 2-4 जहाज लेके जाती है, 4-8 बॉम्ब गिरा देती हैं। वो पता नहीं कैसे बॉम्ब होते हैं, ज़्यादातर तो टारगेट पे गिरते नहीं हैं। सिविलियन लोग बड़ी तादाद में मारे जाते हैं। ये दर्शाती है कि पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर ज़मीन पर अपना कब्ज़ा खो रही है। ख़ासतौर से जो एक्सेस ऑफ अप्रोच है, यानी जिन रास्तों से फ्रंटियर तक जाना होता है, उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए वो एयरफोर्स को भेज देते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की सरकार को समझना पड़ेगा कि वह आर्मी का इस्तेमाल करके या एयरफोर्स का इस्तेमाल करके ना तो टीटीपी को दबा पाएंगे, ना बलूच लड़ाकों को दबा पाएंगे। उनके साथ एक ही तो तरीका क्या है स्ट्रेटेजी कि होनी चाहिए? बातचीत करें। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फिर? मनीषा जी, दुनिया में इस तरह की डिफिकल्टीज काफी देशों में है, जहां दूर दराज के इलाकों पर सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है उसको कंट्रोल रखने में असुविधा होती है। हमने भी भारत में देखा है, लेकिन भारत में हमने इसका एक बहुत ही सोच समझकर एक मैच्योर तरीका निकाला। देखिए, भारत में मैं नाम ले ही लेता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में हमें काफी दिक्कतें थी। नक्सल प्रभावित एरिया में काफी दिक्कतें थी। खालिस्तान मूवमेंट हमने देखी, और अभी थोड़ा बहुत आतंकवादी मूवमेंट कश्मीर में भी लागू है। तो हम वहां पर फौज का इस्तेमाल सिर्फ कंटेनमेंट के लिए करते हैं, यानी फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ सिर्फ उनको सीमित रखती है। जो भी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं, या बीएसएफ, सीआरपीएफ अब नक्सल प्रभावी एरिया में भी डिप्लॉयड है। लेकिन मुख्य जरिया है बातचीत के जरिए। आप उनको इनवाइट कीजिए। आप उनको जब इनवाइट करते हैं तो उनको बराबरी का दर्जा दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ट्राइबल्स से बात करने का एक खास तरीका होता है। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब आपको ट्राइबल वहां पर क्या होता है, जैसे इनकी जरगाह होती है, 5 या 10 गांव का एक संगठन होता है। इनके शूरा होती है। शूरा मतलब जैसे एक घाटी है, एक घाटी में 5, 10, 15 गांव हैं, कहीं 40 घर है, कहीं 60 घर हैं। उनका एक टॉप संगठन होता है, शूरा बोलते हैं ये लोग। तो उनको इनवाइट किया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं। ट्राइबल एरियाज में जब आप उनको गिफ्ट देते हैं तो वो उससे प्रभावित होते हैं, वो उसको दोस्ती का एक चिन्ह समझते हैं। तो एक खास तरीका होता है इन लोगों से बात फिर वो करने का। मुख्य धारा से जुड़ते हैं। जैसे हमने नक्सलवाद के उस पूरे मैटर पर देखा है कि कैसे वो नक्सलवाद जो है वो खुद नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और फिर वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर एक बातचीत करने का तरीका, द वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन यूके देवनाथ जी, जब हम बलूचिस्तानी आर्मी की बात करते हैं, बलूचिस्तान में रह रहे लोगों की बात करते हैं, तो वो विद्रोही हैं। तो फिर वो उस मोड़ में हैं जहाँ पर वो किसी के सुनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, और ना पाकिस्तान उन्हें समझाने बुझाने का काम कर सकता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूच विद्रोही फिलहाल बहुत ही नाराज हैं। हाँ। शुरुआती दौर में आजादी के बाद अगर हम देखें तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते थे। मैं 50 और 60 की दशक की बात कर रहा हूँ, जब वो कहते थे कि बलूच लोग अलग हैं, बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ा अलग तरीके से रहने दो। लेकिन 80-90 की दशक तक आते आते उन्हें लगा कि शायद पंजाबी जो सुन्नी हैं वो उनको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑटोनॉमी या लोकल सेल्फ गवर्नेंस की मांग ज्यादा कर दी। और लेकिन पिछले 10 साल से 5 साल से अब वो इतने ज्यादा नाराज हैं, वो लगता है कि उनको ज्यादा दबाया जा रहा है, उनके लीडर्स की बात नहीं सुनी जा रही है। तो अब उन्होंने अपने को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया है। लेकिन डिक्लेयर ही कर चुके हैं कि हम तो आजाद है, बस अब एक औपचारिकता की तरफ उनको ध्यान देना है, लेकिन वो अपने आप को तो सेल्फ इंडिपेंडेंट ही मान चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ मियां आसिफ अली जी भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मियां आसिफ अली जी, आवाज मिल रही है आपको? बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका सर न्यूज इंडिया के इस मंच पर। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। ये जो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान आर्मी लगातार अटैकिंग मोड पर है, पहले तो विद्रोह से शुरू हुआ, लेकिन अब लगातार अटैक्स पर अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के तमाम सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप इतनी चिंता करते हैं हमारी
इतनी फिक्र करते हैं कि अभी हमें नहीं पता होता कि यहाँ पे कोई मसला हुआ है, लेकिन हमारे हमसाया देश में सर पहले इसीलिए पता तो चल बैठे जाता हैं है ना, कि इसीलिए तो बैठे हैं ना, ताकि आप हमारा टीवी चैनल लेकिन देखिए, तब आपको अपडेट तो मिले कम से कम कि आपके पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वो कह रहा नहीं नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है हमें कि चले कम से कम कोई तो हमारी फिक्र करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात यह है कि अच्छा, हम लोग परेशान नहीं होते इन चीजों से, छोटे मोटे इश्यूज यकीनन हमारे यहाँ अच्छा। हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी इस चीज की टेंशन नहीं हुई, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारा मुल्क एक अहम मुल्क है, अहम कंट्री है, पूरी दुनिया की जो पावर्स हैं उनके इंटरेस्ट हैं यहाँ पे, और वो लोग इंटरप्ट करने के लिए इस टाइप की हरकत करते रहते हैं। बलूचिस्तान में आपको याद होगा पहले भी यकदम इन जो इस तरह के ब्लास्ट थे, जो अटैक्स थे, उनमें तेजी आई थी, लेकिन फिर उनको कंट्रोल कर लिया गया। अब जब अफगान बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ हमारा इश्यू बना है और उनको सख्त जवाब मिला है, तो जाहिर है उनकी प्रॉक्सीज तो होती है ना, जो लोग ये सारे मामले को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा इशू है नहीं, मैंने तब भी कहा था जब बहुत सर ज्यादा ये सर आप लोग ही कहा हाँ करते सर, थे आपके आपके सैनिक मारे जा रहे हैं रोज, आपकी सेना मारी जा रही है रोज। बीएलए वहां से अटैक कर रहा है, लद्दाख वहां से अटैक कर रहा है, टीटीपी वहां से अटैक कर रहा है। आप तो चारों खाने चित हैं और आप तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं किसी होटल या अपने घर के पीछे, वहां पर आपको बैठकर अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने आवाम की चिंता नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है सर। बतौर पत्रकार आपको चिंता होनी चाहिए सर अपने सिटीजन्स की, जो वहां पर मर रहे हैं लोग। आपको इस बात से ही समझ जाना चाहिए कि हमें कितनी टेंशन है या पाकिस्तानी अवाम को कितना पैनिक है। हम बड़े आराम से रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फिर कोई ऐसे पैनिक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ। दूसरी बात, आपने लद्दाख का नाम लिया कि लद्दाख अटैक कर रही है, तो टीएलपी जो है कभी भी टेररिस्ट जमात नहीं रही, एक्सट्रीमिस्ट वो जरूर हैं। चंद दिन पहले भी आपके ही प्रोग्राम में ये बात हुई थी मेरी आरजू काज़मी से। आप लोगों की सरकार और आप लोगों की सेना तो मसूद अजहर को भी नहीं टेररिस्ट मानते। आप तो मसूद अजहर को भी नहीं टेररिस्ट मानते हैं। आप तो संगठनों को टेररिस्ट मानेंगे ही नहीं ना। आप लोगों का तो मुल्क है ना कि आप लोग सपोर्ट में रहते हैं आतंक के, वहीं पे पालते पोसते हैं, और फिर वही है ना कि टीटीपी आप ही को डस रहा है। फिर मतलब अब तो बाज आ जाइए कम से कम। अब तो आप पर ही भारी पड़ने लग गया है। आतंक को हम लोग नहीं पालते पोसते। आप ये देखें कि जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बानी आई थी, तो मुक्ति बानी को किसने पाला पोसा था, ये सारी दुनिया के सामने है। और वहां से जिस तरह उनको पाल पोस के तैयार करके ट्रेंड करके भेजा जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, वो तो वहीं से पता चल जाता है कि आतंक को कौन यहाँ पे सपोर्ट करता है और कौन तैयार करता है। पाकिस्तान में बहरहाल ऐसा नहीं है। अगर कुछ कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हो भी सकते हैं। अच्छा मियां आसिफ अली जी, ठीक है, आसिफ अली जी बताइए, ये जो आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, इनका सॉल्यूशन मुनीर जी कब निकालेंगे? देखिए, जो इस तरह के अटैक्स हैं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में माफ कीजिएगा सर, होते हैं सर, ये आप ये कह रहे हैं, आपको ये मौत, आपको ये लोगों की लाशें नजर नहीं आती है? आपको ये लगता है बहुत कैजुअल है? आपको लगता है कि आतिशबाजी हो रही है? आपको लगता है दिवाली मनाई जा रही है? आपको लगता है ईद मनाई जा रही है? ये लोगों की लाशें बिछ रही है सर, चिंता होनी चाहिए आपको। मुल्क से, कंट्री से, देश से, धरती से जान कीमती नहीं होती। अगर मुल्क के ऊपर, देश के ऊपर कोई बात आएगी, कोई टेररिस्ट आएंगे, तो वहां पर किसी और की क्या, मेरी क्या, पूरे पाकिस्तान की भी जान की। बीएलए क्या कर रहा है? फिर बीएलए क्या कर रहा है? बीएलए क्या कर रहा है? हमारे साथ हमारे मेहमान यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार और सेना जो है वो आपकी ट्रेन लाइंस को भी, उन लिंक्स पर भी सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, जो जाफर एक्सप्रेस जिस पर बार बार अटैक हो जाता है, जो बार बार हाईजैक कर ली जाती है, जिसमें सिटीजन्स मारे जाते हैं, जिसमें सिटीजन्स घायल होते हैं। आप लोगों को तो आप तो बेफिक्र नजर आते हैं मुझे। देखिए, बात दूसरी है, बेफिक्र होना और चीज है, लेकिन नॉर्मल होना और चीज है। हम लोग नॉर्मल हैं, पैनिक नहीं है। टेंशन जो है, टेंशन उस सूरत में हमें हो
जब हमें लग रहा हो कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं या हमारी सेना के काबू में नहीं है, यूके देवनाथ हमें जी, अपनी सेना यूके में देवनाथ भरपूर जी, एतमाद है, पाकिस्तान के अपनी आर्मी लोगों पे को और बतौर तो हम पत्रकार बेशक तो बैठे हैं। आसिफ अली जी को लग ही नहीं रहा है कि चिंताजनक हालात पाकिस्तान के हैं। वो तो मौज में हैं, ऐश फरमा रहे हैं। मनीषा जी, ठीक है, हमारे भाई हैं, हमारे देश के हिस्से थे। आसिफ अली जी इस बार अभी लगता है कि जरा मौज मस्ती के माहौल में हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मिलिट्री, रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबल के पिछले 2 साल का रिकॉर्ड ले लें तो 11 से ज़्यादा अफसरान और 20 से ज़्यादा जेसीओ और 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स, आर्मी के जवान या फ्रंटियर कांस्टेबल के जवान मारे गए हैं। मैं सिर्फ यह उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में उनके जो हुक्मरान हैं पूरे मामले को इतना हल्के में नहीं लेंगे। मैं आसिफ अली जी को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि मामला सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जब टेक ऑफ कर जाए और जो इनके हिसाब से तो ये टेररिस्ट समझते हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को अगर भेजा जाए तो दिखाता है कि मामला बहुत सीरियस है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भी जानती है मामला बहुत सीरियस है। वो इस तरह से, क्योंकि जब भी आसिफ मुनीर कहीं जाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उनकी स्टेटमेंट हमेशा इसी एंगल पर होती है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, चाहे बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, वो शायद पड़ोसी मुल्क हवा दे रहा है। तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जानती है और सीरियस है। भारत से भी खफा है, अफगानिस्तान से तो खफा है ही, तालिबान सरकार से तो खफा है ही। अब इनको करना क्या चाहिए? देखिए, मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ करना क्या चाहिए। सबसे पहले इनको चाहिए कि वहां पे जो ट्राइबल चीफ्स हैं उनको बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, दस्तरखान बिछा दें। अभी हमारे जो दोस्त हैं, मैं देख सकता हूँ कि वह भी लुत्फ उठा रहे हैं। तो ट्राइबल्स लोगों से बात करने का बहुत तरीका होता है कि जो जिरगा के लोग हैं उनको बुलाया जाए, शूरा के लोग हैं उनको बुलाया जाए, दस्तरखान बिछाया जाए, चाय और खाने चीजें परोसी जाए, गिफ्ट दी जाए और इसके बाद उनके साथ बातचीत की जाए। एक ही तरीका है अगर पाकिस्तान की आर्मी इनको सुलझाना चाहती है। देखिए, बलूच जो लड़ाके हैं, जाहिर बात है उन्होंने कह दिया कि अब तो वो आजाद हैं, तो उनको थोड़ा नरम कैसे करेगी पाकिस्तान की आर्मी? एक ही तरीका है कि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दें, और थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दें, और वो जो छोटी मोटी मांगे कर रहे हैं कि सी पैक में थोड़ा उनको कंट्रोल होना चाहिए, ग्वादर पोर्ट में मैनेजमेंट में उनको थोड़ा हिस्सा दिया जाए, ग्वादर का जो इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है वहां पर मैनेजरियल पोस्ट में कुछ लोकल लोगों को रखा जाए, इस तरह की मांगे मान सकते हैं। अब जाफर एक्सप्रेस है, आए दिन उसका हाईजैक हो जाता है या धमाका हो जाता है, तो उसका एक ही तरीका है। लेकिन यूके देवनाथ जी, सीपैक में कंट्रोल हो या ग्वादर में कंट्रोल हो, ये तो तब माने ना कि जब उनको लगे कि कुछ हो रहा है, इनके सैनिक मर रहे हैं, इनकी आवाम मर रही है और ये यहाँ पर व्यंजन का लुत्फ उठा रहे हैं। आसिफ अली जी, आपको देखकर लग नहीं रहा है कि आप किसी चर्चा में बैठने के लिए आए हैं? नहीं, हम चर्चा में बैठते भी हैं, बैठना भी चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि असल में ना आप लोग समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं यहाँ पे क्या हालात बन गए हैं। ऐसे कोई हालात हैं नहीं, बड़ा स्मूथ है, बड़ा नॉर्मली लाइफ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। जो ये चंद टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं कुछ, सर मुझे हैरानी है कि आप टेरर अटैक को, आप किसी भी अटैक को चंद अटैक कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं सर? ये देखिए, ये कोई सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां हो जाती हैं। हाँ, इस कार्रवाई से परेशान तब हुआ जाए जब हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनसे निमट ना रही हों, उनको कंट्रोल ना कर पा रही हों। तो नहीं कर पा रही है सर कंट्रोल, नहीं कर पा रही है सर कंट्रोल। आपके सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं, हर दिन। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां नहीं मर रहे हो आपके सैनिक। मुनीर की सेना हर दिन लपेटी जा रही है, हर दिन पीटी जा रही है, हर दिन मारी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि तब चिंता करेंगे जब कुछ होगा भी। पहली बात तो ये कि ये मुनीर की सेना नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की फौज है। आर्मी चीफ आते जाते रहते हैं, ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं। 50 साल पहले कोई और जर्नल थे, कोई और जवान थे,
कोई और ट्रूप्स थे, अब कोई और आ गए हैं, तो वो होते रहते हैं, सोल्जर्स बदलते रहते हैं और वो एक कंट्री की आर्मी होती है और वो कंट्री को हमें देखना ये पड़ता है कि आया के हाँ 70 साल के अंदर हाँ कोई भी ऐसा टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में कामयाब हुआ है? आया उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई करके अपनी डिमांड्स मनवा सका है? अगर तो कुछ ऐसा हुआ है, फिर तो हम समझेंगे कि अच्छा ठीक यकीनन है, ये ये वो लोग कामयाब। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए और बीएलएफ जो है वो लगातार आक्रामक मोड पर है, आर पार की लड़ाई में है, खुद ही अपनी आज़ादी का डिक्लेरेशन वो बहुत समय से करते आ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं बतौर पत्रकार, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बलूचिस्तान के लोग अब कह अच्छा, रहे हैं कि फिर भाई मुझे ना इस बात या पे तो हंसी रोज आ मरते जाती रहो है या फिर छोड़ो बलूचिस्तान, वही कह रहे हैं लोग। कि चंद लोग उठ के डिक्लेरेशन दे दें आजादी का और उसको समझ लिया जाए। अभी चंद दिन पहले तो की फिर बात है चंद जब लोगों के मणिपुर लिए के आपकी अंदर भी सेना इस वहां तरह पर की लड़ मर क्यों रही है डिक्लेरेशन सर? चंद लोगों के लिए आपकी सेना वहां पर क्यों लड़ मर रही है? क्यों? चंद लोगों के लिए तो आप बातचीत करके मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना, पर नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखें, जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उसको जवाब मिलेगा। अगर कोई आराम से अपने डिमांड करेगा अपने राइट्स की, हाँ, तो उसको अच्छा तो मुझे जाहिर बात है एक्सेप्टेंस बतौर पत्रकार एक मिलेगी। जवाब दीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी सरकार की और सेना की होनी चाहिए? आप पत्रकार हैं सर, आपका देखिए, आपका इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? देखें, इसका सलूशन अगर अगर यहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट की जगह मैं होता तो मैं सबसे पहले उठ के यूनाइटेड नेशन में बैठ जाता कि इनकी जो बैरूनी सप्लाई है, जो बाहर से इनको सपोर्ट आ रही है, उसको हर सूरत बंद करवाया जाए। अगर इनको जो बाहर वाली सपोर्ट कट ऑफ हो जाती है तो कोई इशू ही नहीं है। ये लोग बस ये सॉल्यूशन होता आपका यूके देवनाथ जी? ये तो यूएस की गोद में जाके बैठ जाते हैं। वैसे अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आपके जो फेल्ड मार्शल है वो अब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मनीषा जी, आसिफ अली जी जो हिंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि शायद भारत का हाथ है। देखिए, बलूचिस्तान के इस तरफ सिंध प्रोविंस है, भारत नहीं पहुंच सकता। बलूचिस्तान के साउथ में आपका समुंदर है, अरब सागर, मकरान कोस्ट है। भारत की नेवी नहीं पहुंच सकती है। बलूचिस्तान के उस तरफ ईरान का सिस्तान प्रांत है, वहां पर भारत नहीं पहुंच सकता है। और बलूचिस्तान का एक इलाका अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। अ, हम मानता हूँ, हम बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं हमारे, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो काबुल में हैं, लेकिन बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर कोई हिंदुस्तानी पहुंच नहीं सकता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आसिफ अली साहब किसके पास हिंट दे रहे हैं कि बाहरी ताकतों से बलूच लड़ाकों को जो सपोर्ट मिलती है, जो भी सपोर्ट ये इमेजिन कर रहे हैं, शायद हथियार, शायद पैसा, शायद ट्रेनिंग, शायद सेंचुरी, शायद पॉलिटिकल बैकिंग, पता नहीं कैसे ये किस कंट्री के ऊपर हिंट दे रहे हैं। मेरी सिर्फ इनसे गुजारिश है कि बलूच लोगों से बात कीजिए। अब अगर बलूच लोगों से इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बीएलए को इन्होंने इतनी मशक्कत करा के अमेरिका में ब्लैकलिस्ट क्यों कराया? अब वहाँ छोटा सा एक ग्रुप है, कुछ माजिद ग्रुप, माजिद ब्रिगेड, इन्होंने यूएसए में 20 चिट्ठियां लिखकर 40 पेज डॉक्यूमेंट देकर माजिद ब्रिगेड को ब्लैकलिस्ट कराया। तो अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर माजिद ब्रिगेड को या बीएलए को अमेरिका में इतना खौफ क्यों, इतना डर क्यों? बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मियां आसिफ अली जी भी जुड़े, बहुत शुक्रिया।